बंद कर लीजिए। मैं आज का देखो, सोनू क्या हो गया, देखो क्या हो गया। मैं आज का ये लेक्चर को शुरू करने जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हम लोग आप अपना लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। महर्षि मेही होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। आज यह हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है जब हम लोग कुछ अपने पढ़ाई का विषय बातें करें इस लॉकडाउन के समय में। छात्रों, ये आज का जो विषय हम लोगों ने चुना है वह हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 साल के पढ़ाई करने के बाद में जब आप डॉक्टर हो जाते हैं तो एक पूरा ज्ञान आपके पास में होता है और आप अपने पढ़ाई को लेकर के पूरा नॉलेज के साथ में आप यह तैयार हो जाते हैं किसी रोगी का इलाज करने के लिए। और आपके और रोगी के बीच में एक पुल का चाहिए, एक आवश्यक होता है, एक ऐसा जुड़ाव का जिसके माध्यम से आप रोगी के संपर्क में आ सकें, रोगी को जान सकें। रोगी को जानना एक तो महत्वपूर्ण कला है, आर्ट है, और यह काफ़ी साधना के पश्चात आता है। लेकिन इसके रेगुलेशंस हैं, इसके गाइडलाइंस हैं, जिसके माध्यम से आप रोगी को जानने का जो प्रयास करेंगे, वह आपके लिए एक गाइडलाइंस बने हुए हैं जो कि डॉक्टर हैनीमैन ने और सभी पैथी में इस बात की चर्चा की गई है। ठीक है ना? रोगी और डॉक्टर के बीच में एक संबंध स्थापित करने की जो बात आती है, जुड़ाव की बात आती है, जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, उसके बीच में 2 बात बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जो कि विद्वान होता है, डॉक्टर जिसको कि नॉलेज होता है, और रोगी जिसको कि नॉलेज नहीं होता है। चाहे वह कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन आपके पास में जब इलाज करा सुनूं, आपके पास में जब वह इलाज कराने के लिए आया है तो उसके पास में एक ही प्रॉब्लम होता है, कि वह नॉलेज जानकार नहीं होता है। तो यानी कि आपको एक ऐसे जगह से जानकारी प्राप्त करनी है, एक नया, जहाँ की उसको कोई जानकारी नहीं है और आप उसको जानकारी वहाँ से हासिल करना है। तो इसी के लिए यह एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। एक अनजान, एक ऐसे व्यक्ति से जिसको कि अपने विषय में पूरी जानकारी नहीं होती है, और उसके सूचना के आधार पर, उससे बात करने के आधार पर हम लोग रोगी के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। और इस विषय को हम लोग केस टेकिंग के अंदर में अध्ययन करते हैं। केस टेकिंग हम लोगों का एक महत्वपूर्ण विषय है, जो कि जिसमें अगर आप अपने आप को मजबूत नहीं कर सकेंगे, जिसमें आप अपने स्किल डेवलप नहीं कर सकेंगे, जिसमें आपका प्रैक्टिकल अप्रोच डेवलप नहीं होगा, तो आपका केस टेकिंग जो है तो आपका डॉक्टर होने का जो सार्थकता है वह पूरा नहीं हो पाएगा। डॉक्टर होने का सबसे बड़ी बात यह होती है कि वह अपने ज्ञान का अप्लाई करके, अपने नॉलेज का अप्लाई करके रोगी के बीमारी को ठीक करे, और ठीक करने के लिए आपको उसकी सूचना चाहिए, उसका जानकारी चाहिए। तो ये रोगी और डॉक्टर के बीच में जानकारी लेने के लिए जो व्यवस्था की गई है, उसको हम लोग केस टेकिंग के अध्ययन से, केस टेकिंग के माध्यम से पढ़ते हैं। छात्रों, केस टेकिंग के संबंध में कहा जाता है कि केस टेकिंग जो है एक अनुसंधान का विषय है। आप में अनुसंधात्मक कला होनी चाहिए।
अनुसंधान करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। प्रवृत्ति होने के पीछे में मतलब होता है कि आपको उसके भीतर में चाहत होनी चाहिए कि मुझे रोगी को देखना है, क्योंकि सामने बैठा हुआ रोगी एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है, सूचना का बहुत बड़ा सोर्स होता है। लेकिन उससे आप सूचना निकाल लें, यह आपके एबिलिटी पर, आपके कला पर डिपेंड करता है ना। रोगी से सूचना ले लेना वह आपके एबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर वो आप में वह एबिलिटी नहीं पैदा होता है तो आप रोगी के सामने बैठा हुआ है, लक्षणों बताने के लिए, दिखलाने के लिए, दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन आप उसको देख नहीं पाते। तो हमें अपने आप को बिल्डअप करना पड़ेगा, देखने की कला, सुनने की कला, बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने अंदर में हम अपना व्यवस्था को करना हो। उसके साथ में हमें प्रोसीड्योर डेवलप करना पड़ेगा, एक तरीका डेवलप करना पड़ेगा, जिस तरीका के माध्यम से सुनो बंद हो जाता है, उस तरीके के माध्यम से आप अपने रोगी का इलाज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग इस केस टेकिंग को पढ़ने जा रहे हैं और केस टेकिंग के माध्यम से हम ये जानने का कोशिश करेंगे यह है क्या, केस टेकिंग है क्या, पहला बात तो है क्या, दूसरा इसकी आवश्यकता क्या है, और तीसरा इसे कैसे करें, ठीक है ना। है क्या, तो सबसे बड़ी बात है कि केस टेकिंग जब भी किया जाता है, कोई भी आदमी कोई काम करने के लिए जाता है तो अपने हाथ में कोई चीज को लेता है, उस विषय को लेने का प्रयास करता है, वो उसको टेक करना कहता है, लेना। केस टेकिंग का मतलब केस को लेना, अपने आप में लेना। लेने का मतलब क्या होता है, लेने के लिए आपका एक उद्देश्य होता है, एक पर्पस होता है, किसके लिए हम ले रहे हैं। तो रोगी को जब आप लेने जा रहे हैं, यानी कि रोगी को जब आप देखने जा रहे हैं, तो आपको रोगी के देखने के लिए क्या उद्देश्य क्या है ना, रोगी को देखने का उद्देश्य क्या है। तो रोगी को देखने का केस टेकिंग के लिए आपका एक उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ये ऑब्जेक्टिव का मतलब कि किसके क्यों आप ऐसा करने जा रहे हैं। तो जब आपको इस बात का ये है कि क्यों करने जा रहे हैं, तो आप सोचेंगे हाँ इसमें मुझे दवा चुनना है, इसका रोग को ठीक करना है। और जब रोग ठीक करने की बात आती है तो उस समय हम ये सोचते हैं कि रोग ठीक करने के लिए आप को किस माध्यम से करेंगे, है ना, किस माध्यम से करेंगे, तरीका क्या होगा, है ना। तो हम लोगों की पढ़ाई एक सिद्धांत के तहत होती है ना। चिकित्सा विज्ञान इतना बड़ा है, इतना इसका आयाम इतना ज्यादा है कि इसके अंदर में बहुत सारे सिस्टम बने हुए हैं, अलग अलग है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, हजारों तरह के चिकित्सा पद्धतियां हैं। और आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर होने के नाते आपका जो सार्थकता है वह होम्योपैथिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। होम्योपैथी ढंग से चिकित्सा करेंगे, क्योंकि आप ऑर्गेनन के पॉइंट नंबर 1 के मुताबिक आप एक शपथ लेते हैं कि आपका मिशन जो होगा वह आपके जो पढ़ाई पढ़े, होम्योपैथी के विषय में जो आपने पढ़ा उसी के अनुरूप आप इलाज करेंगे, ठीक है ना। होम्योपैथी की पढ़ाई जो आपने पढ़ी उसी के अनुरूप आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोगों का मैसेज है कि होम्योपैथी के अनुरूप हम इलाज करेंगे। तो छात्रों, हम लोगों के पास में एक बात यह होती है कि हम होम्योपैथी में हमें क्या करना है, होम्योपैथी में हमें एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को डेवलप करना पड़ता है। यानी कि एक रोगी के अंदर में उसके मानसिक स्तर, उसके फिजिकल स्तर और उसके आध्यात्मिक स्तर, यानी कि मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी, तीनों को मिला करके आप एक संयुक्त रूप से उसके लाइफ सिचुएशन को पहचानते हो, है ना। रोगी के लाइफ सिचुएशंस को पहचान करके उस समूचों के आधार पर केवल एक दवा का चुनाव करना है। सबसे बड़ी बात क्या है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, लक्षण हजार होंगे,
लक्षण कितने भी अनगिनत होंगे, लेकिन सभी लक्षणों को लेकर के आपको एक दवा को चुनाव करना है। तो हम एक लक्षण पर कभी भी दवा का प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। डॉक्टर हेनिमैन ने कहा, पेशेंट इज नेवर इंडिकेटेड बाय ए सिंगल सिम्टम हाउएवर पिक्यूलियर इट मे बी। डॉक्टर हेनिमैन ने स्पष्ट रूप से कहा है, बॉनिगसेंस ने भी इसका समर्थन किया है कि रोगी का एक लक्षण के माध्यम से रोगी को पूरी तरह से जाना नहीं जा सकता है और वह अधूरा ज्ञान होगा। और डॉक्टर हेनिमैन का यह स्पष्ट निर्देश है कि हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के हिसाब से, यानी कि जो पूरी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स का मतलब होता है कि हमें रोगी की पूरी पहचान हो जाने के, उसको समझ जाने के बाद में, यानी कि आप दवा का जो प्रिस्क्राइब करने जा रहे हो वह समझदारी के आधार पर ही करें, ठीक है ना। समझदारी का समझदारी के आधार पर ही करें, ठीक है ना। रोग का इलाज जो है सो एक समझदारी के आधार पर ही करें, यानी कि जो परसीव है, जो आप ले चुके हैं उसके आधार पर आप आकलन करेंगे। यह बात की बात आती है, लेकिन लेने की बात आती है तो क्या लेंगे, रोगी में क्या लेना है क्या नहीं लेना है, यह हमें पहले निर्धारित कर लेना पड़ेगा, है ना। तो रोगी में क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये बात को हमारा उद्देश्य होता है। और आपने एफॉइम नंबर 3 में यह भी स्पष्ट रूप से पढ़ा है। मैं प्राइमरी एफॉइम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नॉलेज ऑफ द फिजिशियन, एक चिकित्सक होने के लिए दवा की जानकारी चाहिए, रोग की जानकारी चाहिए, और फिर वो दवा और रोग को एक साथ मिलान करने की जानकारी होनी चाहिए। एक कला होनी चाहिए कि उस दवा के 1000 लक्षण हैं, रोगी के भी 1000 लक्षण है, और जब वह ऐसे आपस में मिल जाते हैं तो वह सिमिलिमम बनता है, और यह सिमिलिमम जो है सो वह आपका दवा होगा, ठीक है ना। वह सिमिलिमम एक दवा होगा। तो यह दवा की खोज जो है, दवा के खोज के लिए हम रोगी का अध्ययन करते हैं। दवा की खोज के लिए हम रोगी का अध्ययन करते हैं, यानी रोग को दवा की जानकारी है, आपके मेट्रिया मेडिका में है, आपकी रिपोर्टरी में है। अगर नहीं भी जानते हैं तो आप पढ़ ले सकते हो, क्योंकि वह डिफाइंड है, वह एक जगह पर विस्तृत रूप से दिया हुआ है। लेकिन रोगी जो है तो हमेशा अननोन होता है, रोगी जो है तो हमेशा अंधकार में होता है, वह हमेशा खुद भी अपने विषय में बहुत सारी बातें नहीं जानता है ना, खुद भी अपने विषय में पूरी तरह से नहीं जानता है। और डॉक्टर हेनिमैन ने एफॉइम नंबर 6 में स्पष्ट रूप से कहा, एक रोगी को जानने के लिए, रोग को पहचानने के लिए आपके पास में मात्र 3 साधन है, मात्र 3 साधन है। पहला साधन क्या है, रोगी जो अपनी व्यथा को बताता है, अपने भीतर के आंतरिक भावना को जो बताता है, अपने कष्ट के विषय में जो जानकारी देता है, वह एक बात हुआ। दूसरा, उसके साथ में आए हुए अभिभावक और उसके गार्जियन जो बात बताते हैं, वह दूसरी बात हुई। और तीसरा, आप स्वयं, एक चिकित्सक स्वयं क्या रोगी के अंदर में देखता है, क्या रोगी के अंदर में देखता है, ये बात हमको तीनों मिल करके आप उसके आधार पर एक अपना दिमाग में एक स्टोरी बनाते हैं, एक टोटलिटी बनाते हैं, उस तीनों को मिलान करते हैं, तो मिला करके जो एक आपके पास में स्टोरी बनता है, उसको हम लोग टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर देखते हैं। एफर्ट नंबर 5 में डॉक्टर हेनिमैन ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि पेशेंट के लक्षण जो हैं, तो फंडामेंटल कॉज जो है रोग के, वह जानना हमको जरूरी है। फंडामेंटल कॉज क्या होता है? फंडामेंटल कॉज होता है जो रोगी के शरीर पर जो लक्षण पैदा होता है, यानी कि उसमें 2 कंट्रीब्यूशन होता है। एक तो रोगी का शरीर कैसा है, रोगी का जीवन कैसा है, उसका मन कैसा है, उसका आध्यात्मिक स्तर कैसा है। दूसरा, उस जो रोग होने का जो कारण है, बैक्टीरिया है, वायरस है, मार्ज्म है, ये सभी कारण कैसे आते हैं, ठीक है ना। तो ये बैक्टीरिया वायरस से जो हुए तो पॉजिटिव एक कंपोनेंट है, एक एलिमेंट है, और रोगी का शरीर दूसरा एलिमेंट है। जब दोनों एलिमेंट मिलते हैं तो रोग का फंडामेंटल कॉज बनता है। यानी कि फंडामेंटल कॉज जो है सो 2 बात पर आधारित है।
फंडामेंटल कॉज एक बात पर नहीं होता है, दो बात पर होता है। रोगी का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा उसका वायरसेस का, और या नहीं तो बैक्टीरिया का, और नहीं तो देखो बैक्टीरिया, वायरसेस और किसी और दूसरे चीज को कारण से। इस कारण को जानना आपके पास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, फंडामेंटल कॉज। तो हम जब चिकित्सा व्यवस्था की बात करते हैं, तो जब हम केस टेकिंग की बात करते हैं, तो हमें फंडामेंटल कॉज ढूंढना पड़ेगा ना। और फंडामेंटल कॉज ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप रोगी के कॉन्स्टिट्यूशंस की व्याख्या करनी पड़ेगी, और उसके किस कारण से हुआ है उसको दोनों देखना पड़ेगा, है ना। उसके माइमेटिक फैक्टर को देखना होगा, उसके वायरसेस को देखना होगा। आज आप देख रहे हो कोरोना जैसा बीमारी है, कोरोना के वायरस के विषय में लोगों को जानकारी हो चुका है, और कुछ लक्षण बताए जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन तुरंत पता चलता है कि दूसरे तरह के और लक्षण है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक व्यक्ति पर लक्षण जो है तो भिन्न होता रहता है, आदमी पर लक्षण बदलता रहता है। क्यों? इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। कॉन्स्टिट्यूशन हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है, एक नहीं होता है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा अलग अलग होता है, एक नहीं होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन कहने का अर्थ भी हमको समझना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन कहने का अर्थ भी हमको यह समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्योंकि बिना कॉन्स्टिट्यूशन को जाने हुए उसको आप उसके कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके व्यक्ति को आप पहचान नहीं पाते। कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल संविधान है जिसके अनुरूप उसका जीवन चलता है। वो आदमी मोटा होगा कि दुबला होगा, वो उसके संविधान में लिखा हुआ होता है। जैसे भारत का संविधान है ना, तो उसी हिसाब से भारत का पूरा राजनीति चलता है, पूरा सिस्टम चलता है। उसी तरह से हर एक आदमी के शरीर का अपना फंडामेंटल का अपना प्रिंसिपल होता है, जो कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप ही उसका माइंड होता है, उसका बॉडी होता है, और उसका जीवन होता है, ठीक है ना। माइंड, बॉडी एंड स्पिरिचुअलिटी तीनों जो है सो फंडामेंटल कॉज पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। माइंड, बॉडी और ये पर डिपेंड करता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कहने का यह मतलब नहीं है कि आप शरीर को खाली देखो। कॉन्स्टिट्यूशन कहने का यह मतलब नहीं है कि आप उसके माइंड को ही खाली देखो, या उसके आत्मा, वाइटल प्रिंसिपल को ही देखो। तीनों को जब एक साथ देखोगे, तीनों को एक साथ देखोगे और एक साथ मिलान करोगे, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन अध्ययन करना है। दूसरा, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो परिवर्तन आ रहा है, जो बीज उसमें गया, वह कैसे पनप रहा है ना। तो सिम्टम्स एक रिजल्टेंट एक्शंस है, रिजल्टेंट परिणाम स्वरूप। कॉन्स्टिट्यूशंस पर डिजीज फैक्टर जब मीट करते हैं, एक साथ आते हैं, तो एक परिणाम स्वरूप लक्षण पैदा होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यह परिणाम स्वरूप रिजल्टेंट, यानी कि जो सिम्टम्स आता है, सिम्टम्स में दो बात की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। कोई भी लक्षण में दो बातें होनी चाहिए। एक तो उसके कॉन्स्टिट्यूशंस की जानकारी मिलनी चाहिए, और दूसरा उसका रोग का कंडीशन भी जानकारी होना चाहिए। तो एक सिम्टम्स का मतलब क्या हुआ? एक सिम्टम्स ऐसा चीज है जो आपको रोग के विषय में भी जानकारी देता है और रोगी के विषय में भी जानकारी देता है, क्योंकि रोग और रोगी वो अलग नहीं किया जा सकता है, और सिम्टम्स के माध्यम से ही देखा जा सकता है। इसीलिए सिम्टम्स को कहा कि लोगों ने अनफेलिंग गाइड। सिम्टम्स क्या है? आपका जीवन का अनफेलिंग गाइड है, ऐसा गाइड है जो कि फेल नहीं करता है, और वह रोगी को फेल नहीं करता है, और उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। तो सिम्टम्स को हमें निकालने हैं रोगी से, है ना, और उस सिम्टम्स के माध्यम से उसके पूरे जीवन की स्थिति को हमको जानना है ना। तो ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। अब सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर हेनिमैन ने कहा 9th एफॉजिम में कि वाइटल प्रिंसिपल, यही वाइटल प्रिंसिपल का ही रिफ्लेक्शन, वाइटल प्रिंसिपल में जो गड़बड़ी हो रहा है वह आप शरीर पर, मन पर आप देख रहे हो। वाइटल प्रिंसिपल में जो गड़बड़ी हो रहा है
वाइटल प्रिंसिपल में जो चेंजेज आया है, जो परिवर्तन आया है, वह परिवर्तन आप शरीर पर देखते हो और उस शरीर पर होने वाले परिवर्तन को और मन पर होने वाले परिवर्तन के आधार पर आप वाइटल प्रिंसिपल के परिवर्तन का अनुमान लगाते हो। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो लक्ष्य है वाइटल प्रिंसिपल को देखना, जीवनी शक्ति को देखना, वह जीवनी शक्ति को हम सीधा नहीं देखते हैं, हम इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं। यानी कि लक्षणों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से। तो यह हमारा इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस है ना। केस टेकिंग हमारा जो होम्योपैथी के लिए है वह इनडायरेक्ट, माने डायरेक्ट नहीं है, सीधा सीधी आप नहीं ले रहे हो कि रोगी है, ये लक्षण है, ये दवा, ऐसा नहीं। आप लक्षण को लेकर के, लक्षण के आधार पर आप वाइटल प्रिंसिपल के स्टेटस को आकलन करते हो और उस पर दवाई करते हो। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है ना। और सब पैथी में डायरेक्ट मेथड है, लेकिन होम्योपैथी में जो लक्षण जो होते हैं वह रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में आते हैं और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म के आधार पर आप पेशेंट के जीवन का अध्ययन कर पाते हो और आप उसकी जानकारी आपको मिलता है। तो छात्रों, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ केस टेकिंग के लिए। केस टेकिंग के लिए आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि आप जो पेशेंट से हिस्ट्री लेने जा रहे हो, पेशेंट से जानकारी लेने जा रहे हो, वह जानकारी किस तरह का हो। ठीक है ना। पेशेंट से जो जानकारी आप लेने जा रहे हो वह किस तरह का जानकारी हो, इस बात की जानकारी आपको होना आवश्यक है। तो ये हम लोग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है जो कि हम इसके माध्यम से हम जान पा रहे हैं। ठीक है ना। तो अब आते हैं हम लोग इसके लिए तैयारी करना, इसके लिए तैयारी करना। तो आप आज इस बात से सहमत हो गए हैं कि आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आप रोगी के शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से आप लक्षण को कलेक्ट करेंगे और लक्षण को कलेक्ट करके आप उसके वाइटल प्रिंसिपल की स्थिति को जानेंगे और वह आपका रोग का वह आपका सिमिलर मेडिसिन को इंडिकेट करेगा। तो इस लक्ष्य को लेकर के आप जो हैं सो केस टेकिंग करने के लिए तैयार होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ, मैंने आपको आज ऑब्जेक्टिव बताने का प्रयास किया हूँ। यह ऑब्जेक्टिव में बहुत ही स्पष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि बिना अपने जो आप किसके लिए लड़ रहे हो, किस चीज से बंधे हुए हो, आप बंधे हुए हो हमेशा। आपका बंधन कहाँ है? होम्योपैथी है ना। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपका बंधन होम्योपैथी है। अगर होम्योपैथी से आप थोड़ा सा डेविएट करते हो तो आपका केस टेकिंग का पर्पस पूरा नहीं होगा। होम्योपैथी के प्रिंसिपल, सिद्धांत आपका बंधन है। आपको एक आपका दायित्व बन जाता है कि उस दायरे में ही हमें काम करना है ना। हर एक मनुष्य जीवन में एक दायरा में ही काम करता है, एक लिमिटेशन में ही काम करता है और उस लिमिटेशन से बाहर जाने का प्रयास कभी मत करो। और जो करता है, डॉक्टर हनीमैन ने आपको सब पहले ही कहा, एज इट इज टर्म, पहला फर्ज में कहा कि एज इट इज टर्म, जिसमें आपकी ट्रेनिंग दी गई हो, जिसमें आपकी व्यवस्था की गई हो, उसी व्यवस्था के अनुरूप आप चिकित्सा करेंगे, है ना। आपकी ट्रेनिंग दी जा रही है होम्योपैथी के अनुरूप और आप होम्योपैथी के अनुरूप ही है। होम्योपैथी की सीमाएं हो सकती हैं, होम्योपैथी की सीमाएं हो सकती है, होम्योपैथी का विस्तार भी हो सकता है, दोनों बात हो सकता है। हमें अवगत होना पड़ेगा कि हम कहाँ कर जा सकते हैं और कहाँ नहीं जा सकते हैं, और दायरा से निकलने का बाहर कोशिश कभी मत करना। क्योंकि अगर देखो दायरा से, तुम किधर से ध्यान रखो, दायरा से बाहर निकलने का जब प्रयास करेंगे तो आप डेविएशन होगा और अपने लक्ष्य से आप दूर हो जाएंगे। आपका एकमात्र लक्ष्य है होम्योपैथी और एकमात्र केस टेकिंग का लक्ष्य है वाइटल प्रिंसिपल के स्टेटस का आकलन करना, इवैल्यूएट करना, है ना, ये वाइटल प्रिंसिपल को। और लक्षणों के माध्यम से जो लक्षण शरीर और मन दोनों जगह पर पाया जा रहा है, शरीर, मन और उसके पूरे जीवन में जो पाया जा रहा है, उन लक्षणों के माध्यम से आप वाइटल प्रिंसिपल का करेंगे और उसके आधार पर आप एक सिंगल मेडिसिन का करेंगे।
जहां जब भी आपके मन में यह आता है इस लक्षण पर यह दवा दे दें, इस लक्षण पर यह दवा दें, यह आपका बिखराव हो जाएगा, आप होम्योपैथी के दायरे से बाहर चले जाएंगे। तो दायरा तोड़ने का कोशिश कभी नहीं करें। अगर आप यह आज प्रण करते हैं कि हम दायरा से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि यही सीख है ऑनेस्टी का, जो कि आपको होम्योपैथी पर बनाए रख सकता है या आपको चिकित्सक कहलाने का अधिकारी देता है। क्योंकि चिकित्सक वही होता है जो कि अपने प्रिंसिपल पर, सिद्धांत पर चलता है। फिजिशियन कहने का मतलब होता है जो कि एक प्रोफेशनल व्यक्ति है, जो कि अपने प्रोफेशन में, अपने व्यवसाय के अनुरूप ही सारा काम करता है। तो हम लोग इस बात को दिमाग में रखें कि आज की पढ़ाई के लिए कि हम लोगों को चिकित्सा करना है होम्योपैथी के अनुरूप, और हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स का व्यवस्था करनी है। हमें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना है, रोग लक्षण एकत्रित करना है, और लक्षणों के आधार पर हम इवैल्यूएशन करना है, और इवैल्यूएट करके हम वाइटल प्रिंसिपल का जानकारी लेना है। और उस वाइटल प्रिंसिपल के जानकारी होने के बाद में हमें मेट्रिया मेडिका से दवा मिलेगा, और वह भी एक दवा भी चाहिए। ठीक है ना? तो आज हमारा ये इंफॉर्मेशन हुआ कि हमें सिंगल मेडिसिन की जानकारी है फ्रॉम द मल्टीपल सिम्टम्स विच आर कमिंग फ्रॉम द अननोन सोर्सेस, है ना, अननोन सोर्सेस। अब पहली बात इससे दिमाग में जब बैठ जाता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है, तब आप तैयार हो जाते हो रोगी को देखने के लिए। आपका है ये प्रयास करने का, ये निरंतर लगे रहने का व्यवस्था इसमें काम करता है। आप अगर लगे रहेंगे तो यह हो जाता है। अगर आप सोचेंगे, आधा दिल से सोचेंगे, आधा मन से काम करेंगे, तो यह काम नहीं होगा। ये केस टेकिंग जो है सो एक साधना का विषय होता है ना, एक साधना का विषय होता है। जैसे मेट्रिया मेडिका आप पढ़ते हो, ऑर्गेनल पढ़ते हो, रिपोर्टरी पढ़ते हो, और बाकी जितने भी विषय पढ़े हो, वो सभी में आपने साधना किया है, और साधना करके आपने ज्ञान को अर्जित किया है, और उस ज्ञान के आधार पर आप एक आज होम्योपैथिक चिकित्सक बनने जा रहे हैं, है ना। अब होम्योपैथिक चिकित्सक बन जाने के बाद में आप कहोगे कि नहीं, मुझे 4 दवाई देनी है, 2 दवाई देनी है, तो फिर ये 5 साल का पढ़ने का काम आपका व्यर्थ हो जाता है। 5 साल की पढ़ाई आपका व्यर्थ हो जाता है, आपका समय वेस्ट हो जाता है, और आप अपने जीवन में भटकाव में चले जाते हैं, और कभी भी आप चिकित्सक कहलाने के अधिकारी नहीं होते। दवा दे देना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन दवा देने का मतलब होता है, एक डॉक्टर होने का मतलब होता है, डॉक्टर मतलब कि जो आदमी जो खोज कर सकता है, खोज करके दी गई दवा ही दवा होती है। ऐसे आप काउंटर पर जाके दवा खरीद के खा लेते हो, वो दवा नहीं होता है ना। कोई कुछ भी उठा के खा लिए, रोग ठीक हो गया, ये दवा नहीं कहलाता है। ठीक है ना। कोई काउंटर पर जाकर के दवा बिक्री नहीं होता है, दवा बिक्री की चीज नहीं है। दवा कंसल्टेशन के आधार पर, दवा जो है तो कंसल्टेशन के आधार पर, यानी कि रोगी से बात करने के आधार पर जो आपके सामने में निकल करके आता है उसको, यानी कि यह एक रिसर्च का विषय है। हर एक रोगी आपके लिए एक रिसर्च होगा, हर एक रोगी एक आपका अनुसंधान का विषय होगा, हर एक रोगी आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और उस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए आप तैयार होने के लिए आपको आवश्यकता है। और तभी आप उस चैलेंज को कर सकते हैं जब आप अपने प्रिंसिपल के प्रति, सिद्धांत के प्रति आप ऑनेस्ट होंगे, है ना। आपकी ऑनेस्टी, वफादारी, ठीक है ना, आपकी ऑनेस्टी और वफादारी होम्योपैथिक सिद्धांत के प्रति होने के पश्चात ही आप होम्योपैथिक डॉक्टर होने के अधिकारी होते हैं, और उसके बाद ही आप केस टेकिंग करने में आपको सफलता मिल सकती है। क्योंकि केस टेकिंग एक लंबा प्रोसेस है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। केस टेकिंग में मैं यह कह करके, लंबा कह के मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ। ये लंबा जरूर है, प्रोसीड्योर है। प्रोसीड्योर जब भी होता है तो स्टेप बाय स्टेप होता है। आप सीढ़ी अचानक ऐसे ऊपर नहीं चढ़ सकते हो, सीढ़ी एक के बाद में दूसरे कदम, तीसरे कदम ऐसे जाते हो। तो ये स्टेप्स है। इस स्टेप को फॉलो करने के लिए आपको अपने प्रिंसिपल पर टिके रहना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, और धैर्य के साथ में रोगी के साथ में बैठना होगा।
तो आपको सीखना क्या है, रोगी आपके सामने में आए तो रोगी के साथ में आप कैसे उसका स्वागत करते हो, कैसे उसके साथ में बैठते हो और कैसे उससे पूछताछ करते हो, ठीक है ना। बातचीत करना धैर्य के साथ में, उसे उसका स्वागत करना और उसके साथ में उसकी जानकारी को प्राप्त करना, यह आपका दायित्व बन जाता है ना। रोगी आपके पास में आता है, वह एक कैसा व्यक्ति होता है, सबसे पहले हमको तो दिमाग में आनी चाहिए वो व्यक्ति कौन सा है जो आ रहा है। असहाय है ना, हेल्पलेस है, नहीं तो नहीं आता आपके पास में। रोगी जब आपके पास में आ रहा है तो वह हेल्पलेस है ना, उसको जरूरत है, उसको मदद की जरूरत है। कोई भी आदमी मदद लेना चाहता है, मनुष्य होने के नाते कोई भी मनुष्य मदद नहीं लेना चाहता है। अगर वह स्वयं कर सकता है तो दूसरे के शरण में नहीं जाता है कोई भी, है ना। सबसे पहले चाहता है कि हम अपने आप ठीक कर लें, अपना प्रॉब्लम को अपने सॉल्व कर लें। अगर अपने से नहीं सॉल्व होता है तो अपने परिवार वाले से सॉल्व करता है, फिर अपने इर्द गिर्द अपने जानकारी से करता है। और जब उस समय से सभी जगह से लाचार हो जाता है तो एक प्रोफेशनल के पास में जाता है, एक चिकित्सक के पास में जाता है। यानी कि रोगी जब एक चिकित्सक के पास में गया, इसका मतलब यह होता है कि वह अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहा है, असहाय महसूस कर रहा है। तो एक असहाय व्यक्ति आपके सामने में आया है, इस बात को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। व्यक्ति कौन आया है? ऐसा व्यक्ति है जो कि असहाय है, उसे सहायता की जरूरत है, उसे मदद की जरूरत है। तो कोई आदमी आपके पास में मदद मांगने के लिए आ रहा है तो आप उसके साथ में कैसा व्यवहार करोगे? उसके साथ में एक सिंपैथेटिक अप्रोच रखना पड़ता है ना। उसके साथ में एक सिंपैथेटिक अप्रोच रखना पड़ेगा, दया का रखना पड़ेगा, उसका आदर के साथ में उसका स्वागत करना पड़ेगा। और उस स्वागत में आप उसको एक कंसोलेशन देते हो, उसको बताते हो और उसको धैर्य देते हो, है ना, आश्वस्त करने का कोशिश करते हो। यह केस टेकिंग का मैं स्टेप्स की बात कर रहा हूँ। उसे आश्वस्त करते हो और यह आश्वस्त करने के बाद में ही वह कुछ, जब तक वह आश्वस्त नहीं होता है वह अपनी बात को अच्छी तरह से नहीं बता पाता है। तो यह बात हमको कोशिश ये करनी होगी कि एक रोगी को जो कि असहाय है, असहाय व्यक्ति आपके पास में आया है, उसकी सहायता मदद करने के लिए हमें अपने को तैयार करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस, रोगी को केस टेकिंग मतलब कि केस को लेना है ना, केस को लेना। जब ले लेते हैं तो वह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। रोगी को जब आप अपने हाथ में ले लेते हैं तो वह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि उसे बीच में नहीं छोड़ देना। अब वह उसको कैसे भला होगा, कैसे वह ठीक होगा, इस बात को हमें पहचानना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का है, बहुत बड़ा दायित्व लेकर के आप तैयार होने के लिए जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। यही आपकी साधना है, यही आपका प्रयास है, यह पहला स्टेप है रोगी के प्रति, है ना। केस टेकिंग का आज का जो पढ़ाई है उसमें पहला स्टेप मैं आपको यह बता रहा हूँ। रोगी एक हेल्पलेस व्यक्ति है, एक मदद असहाय व्यक्ति है। उस असहाय व्यक्ति को हमें मदद करना है और सिंपैथेटिक अप्रोच के साथ में उस रोगी की चिकित्सा करनी है। तो छात्रों, इस बात के लिए आप आश्वस्त होइए, इस बात के लिए कि मैं होम्योपैथ डॉक्टर हूँ। पहली बात ये होना चाहिए, मैं होम्योपैथिक सिद्धांत पर ही इलाज करूँगा, दूसरी बात होनी चाहिए। और तीसरी बात, हम अब जब इस दो बात आपके पास में हो जाता है तो मैं होम्योपैथिक सिद्धांत के हिसाब के लिए ही रोगी का केस टेकिंग करूँगा। अगर मेरे दायरे से बाहर होगा तो क्या करूँगा, मेरे ज्ञान के बाहर की बात होगा तो मैं क्या करूँगा। निश्चित रूप से हमें उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, है ना, उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें किसी को रेफर कर देना चाहिए, अपने सीनियर को, है ना, अपने से दूसरे जगह पर उसको सलाह देना। लेकिन जब तक हम उसे समझ नहीं जाते हैं, रोगी को हम इलाज नहीं करेंगे। ये बात हम लोगों को जहन में बैठा लेना पड़ेगा। समझदारी के बाद ही इलाज करना है और समझने के का जो रास्ता है वह केस टेकिंग है। और केस टेकिंग तभी पूरा हो सकता है जब आप बहुत देरी तक रोगी के साथ में बैठते हो। रोगी के साथ बैठते हो, 2 मिनट में रोगी नहीं होता है ना, 2 मिनट
मिनट में रोगी हो जाएगा, पहचान लोगे उसके पूरी जिंदगी की कहानी। हाँ, पूरी जिंदगी की कहानी। आप खुद तो अपने आप को पहचान नहीं पाते हो पूरी जिंदगी, है ना। साइकोलॉजी में कहा गया है एक मनुष्य अपने विषय में कितना जानता है। एक मनुष्य होने के नाते आप कहोगे कि आप अपने विषय में कितना जानते हो। लोगों ने इसका क्या साइकोलॉजी में कहा गया ओनली 7%, केवल 60%, 7% ही हमें अपने विषय में ज्ञान होता है और बाकी 93% अंधकार में है, हम नहीं जानते हैं, है ना। मैक्सिमम 7% यू कैन नो। और एक साधारण आदमी होने के नाते अपने विषय में कितना जानोगे? 1%, 2%, 3%, कम ही होगा। तो 60% जानने के लिए ही ये सारा व्यवस्था किया जा रहा है और उस 7% के आधार से हम 93% पे है। तो रोगी क्या है आपके सामने में? रोगी जो समुद्र के अंदर में एक तैरता हुआ बर्फ के समान होता है। तैरता हुआ बर्फ समझते हैं ना, आइसबर्ग का नाम सुने हैं। पहाड़, विशाल चट्टान, विशाल चट्टान वह आकाश में ये समुद्र में तैर रहा होता है। लेकिन जब एक नाविक जो होता है, एक कैप्टन, जहाज का कैप्टन होता है, जो अनुभवी होगा, जो उसको पूरा ज्ञान होगा, तो बता देगा कि वह जो चट्टान, जो छोटा सा दिखने वाला चट्टान है, आइसबर्ग का टुकड़ा जो दिखलाई पड़ा, वो छोटा नहीं, उसके पीछे में बहुत बड़ा सागर है, बहुत बड़ा चट्टान है, वह दूर से ही उसके प्रति तर्क करता है। तो छात्रों, हम लोगों को इस बात को बैठाना होगा कि यह जो रोगी है वह बहुत बड़ा समुद्र है के जैसा है और इसके अंदर में हमें जो सोर्स जो ऑफ इंफॉर्मेशन है वह बहुत ही छोटा है। ठीक है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ही छोटा है और उसके माध्यम से हमें पूरी जानकारी प्राप्त करनी है। डॉक्टर हैनीमैन ने भी अपने मैट्रिया मेडिका का जब उन्होंने स्थापना किया था, जब उन्होंने अपने मैट्रिया मेडिका 26 दवा को लेकर के उन्होंने जो पहला पब्लिकेशन किया था, उसको फ्रैगमेंटा डी विरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिवस उन्होंने कहा। फ्रैगमेंटा वर्ड को उन्होंने मैट्रिया मेडिका वर्ड वहां पर इस्तेमाल नहीं किया, वहां पर सीधे उन्होंने कहा फ्रैगमेंटा डी विरिबस। फ्रैगमेंटा डी विरिबस, रोगियों पर उत्पन्न होने वाले टुकड़ों में प्राप्त सूचनाएं, रोगियों पर उत्पन्न होने वाले टुकड़ों में प्राप्त होने वाले सूचनाएं जो कि दवा का जानकारी देता है। दवा के विषय में कोई संदेश उसके अंदर में छिपा हुआ है, कोड फॉर्म में लक्षण है ना। तो लक्षण हमेशा कोडिफाइड इंफॉर्मेशन होता है जो कि बहुत बड़ी बातों को जानकारी देता है। इसीलिए रोग और कष्ट और लक्षण हमें स्पष्ट होना पड़ेगा। रोग क्या है, लक्षण क्या है और कष्ट क्या है। कष्ट तो अनडिफाइंड फैक्टर है जिसके माध्यम से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन लक्षण जो होता है कोडिफाइड होता है, उसमें सूचना होता है। लक्षण ऐसा चीज है जिसके अंदर में इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर आप रोगी को पहचान सकते हो। सूचना के आधार पर आप रोगी को पहचान सकते हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास में है। ठीक है ना। सूचना, रोगी के कोडिफाइड लक्षण और कष्ट और रोग, लक्षण, कष्ट और रोग, ये तीनों को स्पष्ट रूप से हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। तो हम डॉक्टर के पास में रोगी आया, बोला डॉक्टर हमको कैंसर हो गया है, तो बस आपका दिमाग हो गया कि फाइनल हो गया कि आप दवा क्या खोजोगे। आपका तो कैसा दवाई है नहीं जो कि कैंसर करके कर दे। डॉक्टर साहब मुझे कोरोना है, अगर कहीं से डायग्नोसिस करा के आया तो कहा कोरोना है, तो ये जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट लेकर के रोगी आता है वह आपका एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन होता है और उसके आधार पर सूचना नहीं हो सकता। ये रोग का एक इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर है, लेकिन रोग का जानकारी नहीं है उसके अंदर, है ना। और बिना जानकारी के, उस रोग के बिना सूचना के, इंफॉर्मेशन के आप केस टेकिंग का काम कंप्लीट नहीं होता है। और केस टेकिंग का मेन पर्पस क्या है? लक्षणों को निकालना, कष्ट को निकालना नहीं। पहले लक्षण निकालोगे तो कष्ट का समाधान होगा। लक्षण निकालोगे
तो कष्ट का समाधान होगा। इस बात को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। लक्षण को पहले इकट्ठा करना है और लक्षण निकाल लोगे तो आपके कष्ट का समाधान हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने देखा आपका एक होम्योपैथ होना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको एक पेशेंट का एक्सेप्टेंस जरूरी है। तीसरा, आपने यह देखा कि रोगी के साथ में हमें उसको एक हेल्पलेस व्यक्ति के रूप में मदद करना है। और जो फाइनल जो आपका अप्रोच है वह अप्रोच होगा रोग का निदान नहीं, रोगी के लक्षण के लिए निदान, रोगी का इन लक्षण का डायग्नोसिस करना। क्योंकि कहा डॉक्टर एनिमन ने कहा है कि केवल लक्षणों के माध्यम ही, लक्षण ही एक ऐसा रास्ता है जो कि आपको रोग की जानकारी देगा। अगर लक्षण आप नहीं जानते हो तो रोग की जानकारी नहीं मिलेगा। क्योंकि रोग का जो प्रतिफल है, रोग का प्रतिफल है वह मल्टीपल है, वह आपका शरीर है और आरोगी का ये कारण है, दोनों है, ये पांचवें एफॉर्म। तो सभी एफॉर्म को एक साथ मिलाने का प्रयास करना है। ये इंटीग्रेटेड अप्रोच टू द मेडिसिन कहलाता है। केस टेकिंग क्या करता है? केस टेकिंग के माध्यम से आप अपनी जितनी भी पढ़ाई पढ़े, क्या एनाटॉमी का पढ़ाई आपका जरूरी नहीं है? फिजियोलॉजी का पढ़ाई जरूरी नहीं है? कम्युनिटी मेडिसिन, जितने भी 12 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, सारे 12 सब्जेक्ट को एक रोगी में इनकॉर्पोरेट करके देखना पड़ेगा। यानी कि वहां पर आप है तो आप सभी के साथ लैस होकर के आप रोगी के इंफॉर्मेशन में ढूंढने का कर, इसका एनाटॉमी कैसा है, इसका फिजियोलॉजी कैसा है, इसका साइकोलॉजी कैसा है, इसका पैथोलॉजी कैसा है, ये सारे चीज हमें निकालने हैं। और ये सारे चीज जो है हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और उसका एक ही आधार है लक्षण। उसका एक ही आधार है लक्षण। तो ये लक्षण को देखने का प्रयास करना है। ये नहीं कि हमें रोग का नाम जानने की जरूरत है। अरे रोगी से बात नहीं करोगे, रोगी को देखोगे नहीं, रोगी को टच नहीं करोगे तो रोगी के विषय में कैसे जानोगे? तो उसके साथ में समय बिताना है, टच करना है, छूना है, पैल्पेट करना है, एस्कुलेट करना है, उसके से बातें करनी है, कन्वर्सेशन करनी है और सभी करने के पश्चात ही आपको लक्षण मिलता है। तो लक्षण ऐसे नहीं मिलता है, लक्षण मिलता है पूरे साथ समय बिताने से। ठीक है ना। लक्षण मिलता है समय बिताने से और समय जब बिताना सीख लेंगे, यानी कि समय तब बीतेगा जब आपके पास में धैर्य होगा, और धैर्य नहीं होगा तो आपके पास में समय नहीं बीतेगा। तो छात्रों, इस बात को दिमाग में हम लोग रख लें कि हमें रोगी के साथ में समय बिताना है, लक्षण कलेक्ट करना है और लक्षण कलेक्ट करके हमें रोगी के पूरे टोटलिटी को डिपेंड करना है, जो हम लोगों का एक बहुत बड़ा साधन होगा। ठीक है ना। तो ये हम लोग आज इस व्यवस्था के साथ में मैं आपको यह लेक्चर कंटिन्यू करूंगा कई एक पार्ट में। मैं यह लेक्चर आपको कई एक पार्ट में कंटिन्यू करने का कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग भी इसके सुनने के पश्चात केवल यह नहीं किया सुन करके आप ये किए, मैं इसका YouTube में इसका वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा। आप डॉक्टर MK साहनी चैनल में जा करके इसको आप देख भी सकते हैं, या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपके मैनेजमेंट के द्वारा, कॉलेज के द्वारा वह आपको दे दिया जाएगा। और उसको आधार पर एक दो बार जरूर से सुनिए, क्योंकि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज मैं पहले लेक्चर में मैं केवल आपको यह बात बताने का कोशिश किया हूँ कि आपको अपना होम्योपैथी के प्रति अपनी बात को याद रखिए, आस्था को याद रखिए, आपकी आस्था क्या है। दूसरा, आप अपने ऑनेस्टी को याद रखिए और तीसरा, अपना धैर्य को याद रखिए। ये तीन चीज को जब समाहित हो जाता है तो आप सूचना लेने के लिए हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है डॉक्टर हील योरसेल्फ, पहले अपना इलाज कर लो ना, तब दूसरे का इलाज करोगे। रिकॉर्डिंग नहीं होगा 45 मिनट। अपना इलाज कर लो तब आपका इलाज होगा। तो छात्रों, आज इस लेक्चर के साथ में मैं आप लोगों को आज का लेक्चर को मैं यहाँ पर रोकते हैं, है ना। फिर हम लोग दूसरे क्लास में हम लोग इसको फिर आगे की ओर चलेंगे और आगे की व्यवस्था में आपको बताता रहूँगा। लेकिन आज यह इस बात को आप दिमाग में बैठाने का कोशिश कीजिए कि मुझे रोगी की व्यवस्था करनी है, रोगी का ट्रीटमेंट करना है, और वह भी केवल
होम्योपैथी के माध्यम से। तो इस शब्दों के साथ मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं। आपने यहाँ सुना और इसमें पेशेंस बनाए रखा और मेरी बात को सुनने के लिए आपने समय निकाला। धन्यवाद।